हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, लाइफ प्रोसेस। इसके पहले मैंने केमिस्ट्री का 5वें चैप्टर और फिजिक्स के 4 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो पहले जाके देख लो। बायो में मैं पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने वाला हूँ और ये चैप्टर 3 पार्ट में होंगे। अगर आपको डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर मुझसे आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का 3rd लेक्चर कर रहे हैं और ये लेक्चर लास्ट लेक्चर है। मैं पूरा चैप्टर ख़त्म करने वाला हूँ। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर बना दिए हैं। अगर आपने वो 2 लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देख लो, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताओ। चलो देखते हैं इसमें लास्ट क्या लेक्चर है, क्या है हमारा टॉपिक। तो ट्रांसपोर्टेशन है, इसके बाद हम लोग एक्सक्रीशन करेंगे। ये 2 टॉपिक बचा हुआ है हमारा ट्रांसपोर्टेशन में। चलो देखते हैं, छोटी सी एक्टिविटी दी है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स से। क्या कि विजिट ए हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो क्या होता है, लगभग वीमेन और मैन में अलग अलग रहता है, ठीक है। 12 या 13 हेमोग्लोबिन की रेंजिंग होती है। इज द सेम फॉर चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स, नहीं, अलग अलग में अलग अलग चीज़ें। चिल्ड्रेन में अलग होता है, एडल्ट्स में अलग होते हैं। इज देयर एनी डिफरेंस इन द हेमोग्लोबिन लेवल मेन एंड वुमेन? तो यस। वेटनरी डॉक्टर के पास आप जाओगे तो एनिमल्स में भी अलग अलग ही रहता है। बफेलोज का अलग अलग एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो बच्चे हों, तो सबका हेमोग्लोबिन लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है। देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ठीक है, हमने देखा था ये लास्ट चैप्टर में। अभी लास्ट चैप्टर बोल रहा हूँ, मतलब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड करता है, ऑक्सीजन करता है एंड वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडीज, ठीक है। क्लास 9 में भी आपने देखा होगा, वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आपने कनेक्टिव टिश्यू में नाम ब्लड का देखा होगा। तो ब्लड कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। तो ब्लड कैसा है? ब्लड एक फ्लूइड मीडियम है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, वो इसी को कहते हैं प्लाज्मा हम कहते हैं। इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, RBC WBC होते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। तो प्लाज्मा क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड करेगा और नाइट्रोजनस वेस्ट करेगा डिजॉल्व फॉर्म में। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, या रेड ब्लड कॉर्पसल्स कह सकते हो। RBC है, वो ऑक्सीजन करेगा, लेके चलेगा, कैरी करेगा। मेनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। सॉल्ट भी कैरी करता है। वी दस नीड ए पंपिंग ऑर्गन। अब इतनी सारी चीज़ों को वो कैरी करना है तो हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए, मतलब वो हार्ट की बात कर रहा है, टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी, ठीक है। अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यूज एंड ए सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ़ डैमेज। अगर वो हमारा टिश्यू डैमेज हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो रिपेयर्ड भी हो सके, ऐसा हमारा नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट के बारे में, ठीक है। क्या दिया है? आवर पंप, जो हार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। ये जो ब्राउन कलर के दिखा रही है चीज़ें, ठीक है, ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। और जो ब्लू वाला है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? तो जाहिर सी बात है लंग्स से आएगा, ठीक है, और वो पूरे बॉडी में चला जाएगा और फिर पूरे बॉडी से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और वो फिर वापस लंग्स में चला जाएगा, वहाँ से फिर से ऑक्सीजन। तो इस तरह से सर्कुलेशन चलता है। इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है? द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं था, जैसा फिस्ट वैसा। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स। अब हमारे हार्ट में 2 तरह के ब्लड मूव करते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, इसलिए अलग अलग चैम्बर्स इनके लिए बने होते हैं। टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि दोनों मिक्स ना हो जाए, इसलिए चैम्बर्स बने हुए हैं। अब क्या दिया? द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के पास जाएगा ताकि वहाँ से वो CO2 बाहर निकाल दे और फिर वापस से ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, वो आ जाएगा वापस। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। तो इस तरह से उन्होंने छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के थ्रू लंग्स में जाएगा और लंग्स से फिर वो ऑक्सीजन लेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा और फिर वो हार्ट तक लेके आएगा और हार्ट से पूरे बॉडी में चला जाएगा।
दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या दिया, वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। कैसे, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर। ठीक है, कैसा दिया इसने, थिन वॉल्ड अपर चैम्बर। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले वो लेफ्ट आर्ट्रियम में लेके आने वाला है, पल्मोनरी वेन्स जो है वो लेफ्ट आर्ट्रियम में लेके आएंगे। तो पिक्चर आप देखते रहना जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। टू द हार्ट ऑफ द लेफ्ट आर्ट्रियम में लेके आ गया, कहाँ से, तो लंग्स से। क्या लेके आया, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया। द लेफ्ट आर्ट्रियम, उस समय जब से ब्लड उसमें भरेगा तो लेफ्ट आर्ट्रियम पहले क्या होगा, रिलैक्स होगा। व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग दिस ब्लड इट देन कॉन्ट्रैक्ट, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नीचे वाले चैम्बर में यहाँ पे आ जाएगा, वाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। रिलैक्स है, सो द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। ठीक है, फिर वो रिलैक्स होगा, फिर वो उसमें ब्लड आने लगेगा सेकेंड चैम्बर में। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, अब जैसे ही पूरा ब्लड फिल हो जाएगा तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा इन टर्न्स। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारा का सारा ब्लड पम्प्ड आउट टू द बॉडी तक पहुंच जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का उन्होंने बताया कि किस तरीके से फर्स्ट चैम्बर, फिर सेकंड चैम्बर, फिर रिलैक्स होगा तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऐसा वापस पूरा ब्लड हमारे बॉडी में चला जाता है। सेम उसी तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड पूरे बॉडी से आएगा टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट, अपर चैम्बर राइट में आएगा। कैसे, थ्रू द राइट एट्रियम में आ जाएगा और वो रिलैक्स होने लगेगा, धीरे धीरे उसमें ब्लड भरने लगेगा। एज द राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, जैसे वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड लोअर चैम्बर में आ जाएगा, द राइट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, उसमें भरने लगेगा। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पम्प्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजन। फिर वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो जो नीचे का चैम्बर है, जो लोअर चैम्बर है यानी कि राइट वेंट्रिकल है, वहाँ से सारा ब्लड लंग्स को चला जाता है। तो इस तरह से उन्होंने प्रोसेस सारा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का बताया है कि कौन से चैम्बर में पहले आएगा, पहले अपर चैम्बर में आएगा, फिर लोअर चैम्बर में आएगा, इस तरीके से। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, जो हमारा वेंट्रिकल्स है उसको पूरे बॉडी के ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुँचाना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचाना है, तो उसमें थिकर मस्कुलर वॉल्स होते हैं, इसीलिए उसके। Then the atria do, atria से valves ensure that blood does not flow backward when the atria or ventricles contract। और हमारे में इसमें हार्ट में वाल्व्स रहते हैं ताकि वो वापस ना चला जाए, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो। ठीक है, तो वाल्व्स का यही काम है, याद रखना है कि वो पीछे ना जाने दे ब्लड को, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने दे। उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे, नेक्स्ट है ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। कैसे, जैसे आप देख सकते हो ये हमारा लंग्स है, तो यहाँ से जो ब्राउन वाला कलर जो है, थोड़ा बहुत रेड कह सकते हैं जो भी है, तो वो ब्लड यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पहले लंग्स से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में, हार्ट से पूरे बॉडी में चला जाएगा, फिर पूरे बॉडी में वो धीरे धीरे डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड होगा तो वापस फिर से कहाँ आएगा, हार्ट में, और हार्ट से फिर से वो चला जाएगा लंग्स में। तो इस तरह से 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from the mixing। तो यहाँ पे जो सेपरेशन हम देख रहे हैं राइट साइड का, लेफ्ट साइड का, ये इसीलिए दिया गया है ताकि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए। Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body. This is the useful in animals that have high energy needs। ठीक है, अब क्या बोला उसने कि ऑक्सीजन जो भी होता है वो हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करता है। दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स डेट हैव हाई एनर्जी नीड्स। अब ये हाई एनर्जी नीड्स वाले को ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स कह सकते हो। ठीक है, इनको एनर्जी सबसे ज़्यादा चाहिए। क्यों चाहिए? विच कंस्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इन एनिमल्स डेट डू नॉट यूज एनर्जी for this purpose the body temperature depends on the temperature in the environment. Such animals like amphibians or many reptiles have 3 chambered heart। तो पहले तो हमने देख लिया कि बर्ड को क्या चाहिए, बर्ड को 4 चैम्बर हार्ट रहता है, उनको अपना एनर्जी मेंटेन करना रहता है, टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है बॉडी को, इसीलिए वो उनको 4 दिए हुए हार्ट में चैम्बर्स होते हैं। दूसरी बात कर रहा है कि सच एनिमल्स लाइक जैसे एम्फीबियंस की आप बात कर रहे हो, और मेनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, जो एम्फीबियंस हो गए, या फिर कह सकते हो आप कि जो
एंड रेप्टाइल्स हो गए कह सकते हो, वो 3 चैम्बर हार्ट्स होते हैं। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो टॉलरेट कर सकते हैं, उनको 3 ही चैम्बर्स हैं तो वो टॉलरेट कर सकते हैं ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड को मिक्सिंग होने से, ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा ऐसा एनर्जी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए नहीं चाहिए होता है। फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर, फिशेस के पास कितने होते हैं, तो सबका आपको याद रखना है, फिशेस के पास सिर्फ 2 चैम्बर्स ही हार्ट होते हैं, ठीक है, 2 ही चैम्बर्स होते हैं उनके हार्ट में। तो फिर ये कैसे मैनेज करते हैं, एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, जो भी ब्लड है, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कह सकते हो वो गिल्स के थ्रू, जैसे वो वाटर, इसके पहले मतलब लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जैसे वो अपने माउथ से वाटर लेते हैं वो सारा वाटर क्या होता है गिल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है, और गिल्स में कैपिलरीज होती है उनके पास, वो कैपिलरीज सारा ऑक्सीजन वाटर का एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया गिल्स के थ्रू वो डायरेक्ट उनके बॉडी में चला जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे ने लिखा है, द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासेज डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो पूरे बॉडी में उनका डायरेक्ट वहीं से चला जाता है, आपको हार्ट के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ द पासिंग थ्रू द बॉडी, तो यहाँ पे फिश के केस में एक ही साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ब्लड एक ही बार हार्ट में जा रहा है। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स, तो हमारे अंदर 2 बार फ्लो होता है, इसीलिए इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आता है कि डबल सर्कुलेशन को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझो, ध्यान से समझो। उसके बाद क्या दिया है, ब्लड प्रेशर के बारे में इन्होंने बताया कि ब्लड प्रेशर कैसे हम मेजर करते हैं, तो उन्होंने बोला द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट वॉल ऑफ ए वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, जो फोर्स हमारे वैसे ब्लड वेसल्स पे लगते हैं वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज दैन इन वेन्स, अब ये जो फोर्स लग रहा है वो आर्टरीज पे ज़्यादा लगता है वेन्स से, इस बात को ध्यान में रखना है। मतलब द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसको कॉन्ट्रैक्शन जब होता है हमारा, इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे 120 से 80 के बीच का एक इन्होंने रेंज दिया हुआ है ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फाइगोमैनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन एंड इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ एरिस्टोल विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज रेसिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर मतलब जो हमारे वेन्स पे या आर्टरीज पे जो फोर्स लगता है वही ब्लड प्रेशर इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूब, कि अब हमारा पंप तो हो गया, पंप मतलब हमारा हार्ट हो गया, अब हार्ट को कनेक्ट करने के लिए ट्यूब चाहिए ताकि ब्लड कैसे फ्लो होगा पूरे बॉडी में, तो वो ट्यूब का इन्होंने बताया। जो ट्यूब है वो कौन है, ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं। तो आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स। आर्टरीज क्या करेगा, तो आर्टरीज क्या करेगा, तो मतलब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भी है वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेगा और वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को प्रोवाइड करेगा। तो आर्टरीज का यही काम है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना कहाँ से, तो हार्ट से, और उसको प्रोवाइड कर देना है पूरे ऑर्गन्स, जो भी हमारा किडनी है, पैनक्रियाज है, जो भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में है उनको प्रोवाइड करना। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। अब हार्ट से जो ब्लड बाहर आता है वो बहुत हाई प्रेशर में होता है, ठीक है, तो इसीलिए आर्टरीज के थिक इलास्टिक वॉल्स होते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी तरफ वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। वेन्स का क्या काम है, पूरे ऑर्गन्स, बॉडी के पूरे ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना, कहाँ से, तो ऑर्गन से, और उसको हार्ट को वापस कर देना। तो इस केस में क्या होता है कि उसके पास कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स नहीं चाहिए, क्यों, बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। तो इनका थिक वॉल्स नहीं होता है क्योंकि प्रेशर ही नहीं रहेगा, ऑर्गन थोड़ी ना प्रेशर प्रोवाइड करने वाला है। इंस्टीड दे हैव वाल्व्स, इनके पास बस एक चीज़ होती है, वाल्व्स होती है। क्यों होती है वाल्व, ताकि आपका ब्लड हो वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सके। तो वेन्स का ये काम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन से लेना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से लेना, और उनके पास ज़्यादा प्रेशर होता नहीं है क्योंकि वो ऑर्गन से ले रहे हैं, वो हार्ट को दे देते हैं। बट इनके पास एक चीज़ होती है, वाल्व्स होती है, ताकि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, वो हमारा हार्ट तक पहुँच जाए।
On reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all individual cells. अब जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, ऑर्गन से जाएगा, ऑर्गन से टिश्यू जाएगा, टिश्यू से सेल जाएगा, हर जगह वो धीरे धीरे प्रोवाइड करते चला जाता है। The smallest vessels have walls which are 1 cell thick are called capillaries। और सबसे लास्ट जो कह सकते हो जो वेसल्स है, स्मॉलेस्ट वेसल्स है, उस वेसल्स का नाम है कैपिलरीज। बहुत पतला होता है वो, 1 सेल थिक इन्होंने लिखा है कैपिलरीज को, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्या दिया इन्होंने, क्या दिया, The capillaries then join together to form veins that convey blood away from the organs or tissue। कैपिलरीज फिर क्या ज्वाइन होगा, वो वेन्स में ज्वाइन होगा, फिर वो ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन्स, फिर वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस लेके वो चला जाएगा। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, व्हाट हैपेंस इफ द सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप्स ए लीक। अगर आपका जो ट्यूब है यानी जो वेसल्स हैं उसमें लीक हो जाए, यानी किसी तरह वो फट जाए, चोट लग जाए। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड, जैसे हमें चोट लग जाता है तो क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज, उसको कम करना जरूरी है, वरना लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर, हमारा प्रेशर कम बन हो जाएगा और पूरे बॉडी में ब्लड पास होना बंद हो सकता है, क्योंकि ऑर्गन का यही, हार्ट का यही काम है। तो जब लीकेज होगा तो प्रेशर कम ऊपर पड़ जाएगा। रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम, तो पंपिंग सिस्टम का एफिशिएंसी कम पड़ जाएगा। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़ प्लेटलेट्स, तो इसके लिए क्या होता है, ब्लड के पास एक प्लेटलेट सेल्स होते हैं, ठीक है, विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, वो पूरे बॉडी में घूमते रहते हैं। एंड प्लग दिस लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट, और वो जैसे ही देखेगा कहीं से लीकेज हो रहा है, कहीं से ब्लड बाहर निकल रहा है कोई भी सेल ये वेसल से, तो वो वहाँ पे क्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देगा। एंड द ब्लड एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी, उस इंजरी के पास क्लॉटिंग कर देगा और ब्लड हमारा बाहर निकलना बंद हो जाता है। ये क्लॉटिंग का उन्होंने बताया था। एक और टॉपिक दिया उन्होंने, लिम्फ। अब लिम्फ क्या होता है, देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में एक और फ्लूइड है जिसका नाम है लिम्फ। क्या होता है ये, दिस इज कॉल्ड लिम्फ, और टिश्यू फ्लूइड भी इसका दूसरा नाम है। तो दूसरा नाम भी आपको टिश्यू फ्लूइड याद रखना है कि लिम्फ का दूसरा नाम टिश्यू फ्लूइड है। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यूज टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कैपिलरीज में पोर्स रहते हैं, उस पोर्स में से कुछ अमाउंट प्लाज्मा बाहर निकल जाता है, प्रोटीन्स निकल जाते हैं, और ये सब मिल के हमारा क्या बन जाते हैं, टिश्यू लिम्फ बन जाते हैं, कह सकते हो। क्या क्या निकलता है, तो प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस। ये प्लाज्मा के जैसा ही होता है लेकिन कलरलेस होता है, कंटेन्स लेस प्रोटीन, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फ कहाँ जाके मिल जाता है, तो लिम्फेटिक कैपिलरीज में फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस विच ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ, फिर लार्ज लिम्फ में जाके ज्वाइन हो जाता है वेसल्स में, डेट फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन्स, फिर वो फाइनली लार्जर वेन्स में जाके मिल जाते हैं। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट। अब लिम्फ क्या, इसका फंक्शन क्या है, वर्क क्या है, काम क्या करता है, तो डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को इंटेस्टाइन से, जो हमने लास्ट लेक्चर में, पहले लेक्चर में हमने देखा था, इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो ये डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को इंटेस्टाइन से डायरेक्ट उठाता है, ठीक है, उसका यही काम है। तो ये इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स का दिया था, ब्लड का कैसे फ्लो होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखते हैं। So we have discussed earlier how plants takes in simple compounds such as CO2 and photosynthesis energy stored in their chlorophyll containing organs namely leaves। ठीक है, तो leaves में कैसे photosynthesis होता है ये हमने पहले भी देखा हुआ है। The other kind of raw material needed for building plants body will also have to taken up separately। और photosynthesis में क्या क्या उनको चाहिए, उसके अलावा और भी चीज़ें चाहिए, उनको कैसे ये लेगा। जैसे फॉर प्लांट्स द सॉइल इज़ द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट, तो सॉइल ही उसके पास सबसे ऐसी एक चीज़ है, नियरेस्ट है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, लाइक नाइट्रोजन है आपका, फास्फोरस है,
और भी अदर मिनरल्स हैं जिससे वो प्लांट सॉइल के थ्रू ले सकता है। ठीक है। The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots। और वो किसके थ्रू लेगा? तो रूट्स के थ्रू लेगा, क्योंकि रूट्स ही कांटेक्ट रहता है सॉइल के साथ, तो रूट्स के थ्रू वो ले लेगा। If the distances between soil contacting organs and chlorophyll containing organs are small, energy or raw materials can easily diffuse। अब उसने बोला क्या है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन, जो छोटे प्लांट की बात कर रहा है, जो छोटे प्लांट होते हैं उनमें इजली सॉइल से उनका डिफ्यूजन हो जाता है, हर जगह छोटे प्लांट को मिल जाता है। तो वही उन्होंने बोला है, रॉ मटेरियल कैन इजली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। अगर प्लांट छोटा है तो इजली सॉइल से डिफ्यूजन रूट के थ्रू सब जगह हो जाता है। बट इफ़ दिस डिस्टेंस बिकम्स लार्जर, लेकिन अगर ये डिस्टेंस बड़ा हो जाए, मतलब बड़े प्लांट की बात कर रहा है, ट्री की बात कर रहा है वो। अब चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिजाइन, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है कि डिफ्यूजन प्रोसेस पॉसिबल नहीं है बड़े ट्री के लिए, उनके लिए कुछ अलग सा सिस्टम चाहिए। तो क्या बोला, प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल। तो प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए। कैसा सिस्टम, देखते हैं अभी क्या बोला इसने। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइंस, प्लांट्स डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मेनी टिश्यूज। अब प्लांट के पास या ट्री के पास दो चीज़ें हैं, पहला वो तो मूव नहीं करेगा, इसलिए उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उसके पास बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं जो बार्क के फॉर्म में रहते हैं, सूखे हुए रहते हैं, वो डेड सेल्स होते हैं, इसलिए उनको कम एनर्जी चाहिए। एज ए रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स, तो उनको कम एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, क्यों चाहिए कम एनर्जी। एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इसलिए वो स्लो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी रहा है उनका, तो चलता है। द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाइवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट सच एज वेरी टॉल ट्रीज। ठीक है, अब टॉल ट्रीज में थोड़ा सा देखना पड़ता है उनको कि उनका कैसा ऑपरेशन हो रहा है, किस तरीके से फूड उनका पहुंचता है। तो क्या दिया इन्होंने कि प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स। तो इनका प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दो तरीके का होता है। पहला कि जो उनके लीफ में एनर्जी बना, जो फूड बना, उनको दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाना, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए रॉ मटेरियल्स का फ्रॉम द रूट्स। तो पहला जो लीफ में फूड बना है वो पूरे प्लांट तक पहुंचाना, और दूसरा जो सॉइल में मटेरियल्स हैं, मतलब जो मिनरल्स हैं, वो रूट के थ्रू पूरे प्लांट तक पहुंचाना, यानी कि लीफ तक पहुंचाना। तो ये दो तरह का ट्रांसपोर्ट प्लांट में ज़रूरी होता है। These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes। अब ये दो तरह का मूवमेंट जो उनको कराना है, एक तो फूड का, दूसरा मिनरल्स का, उनके लिए अलग अलग दो ट्यूब चाहिए, एक ही ट्यूब से काम नहीं चलेगा। तो वो पहला ट्यूब है आपका जाइलम। जाइलम्स क्या करेगा, मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। तो पहला जो ट्यूब है जाइलम, वो जाइलम क्या करेगा, वाटर लेगा, मिनरल्स लेगा सॉइल से थ्रू रूट्स, और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को पहुंचा देगा। दूसरा जो हमारा ट्यूब है प्लांट में वो है फेलम। ठीक है, फेलम का काम है जो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारा फूड बना है प्लांट में वो ट्रांसपोर्ट करना। तो ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो भी फूड बना है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उन फूड को लीफ से अलग अलग पार्ट में प्लांट्स के पहुँचाना। तो ये दो ट्यूब की बात किया उन्होंने, जाइलम और फेलम का। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होगा, तो वो तो जाइलम का काम है। तो जाइलम टिश्यू क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। तो इन्होंने लिखा, इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एट द रूट्स सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। तो रूट्स क्या करेगा, सॉइल में जो भी प्रेजेंट है आयंस मिनरल्स उनको लेगा। दिस क्रिएट्स ए डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल। तो उनको लेने का तरीका क्या है कि रूट्स और सॉइल के बीच में कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो जाता है। मतलब सॉइल में कंसंट्रेशन जाहिर सी बात है मिनरल्स का ज़्यादा होता है और रूट में कम होगा। तो आपको पता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ किसी भी चीज़ का डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ भी सॉइल में हाई कंसंट्रेशन है मिनरल्स का, तो वो सारा कंसंट्रेशन मतलब हाई कंसंट्रेशन से मतलब रूट की तरफ मूव होता है इस प्रोसेस में। उसी तरह वाटर देयरफॉर
मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। तो उसी तरह वाटर भी इस तरीके से मूव होता है। दिस मीन्स डेट देयर इज ए स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम। वाटर का स्टेडी मूवमेंट होना चाहिए, क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर डेट इज स्टेडली पुशेस अपवर्ड। तो वाटर हमारा धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर की तरफ चढ़ते रहता है। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the height of what that we commonly see in plants. Plants use another strategy to move water in xylem upwards to the highest points of the plant body. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि प्लांट में जो ट्री है, प्लांट नहीं कह सकते, जो ट्री है अब उनमें बहुत बड़ी बड़ी हाइट होती है, तो उनकी बड़ी बड़ी हाइट में वाटर का मूवमेंट फिर कैसे होता है, उसके लिए कुछ अलग तरीका है। तो देखते हैं क्या उन्होंने मेथड अपनाया है। तो बोला कि प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ। अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आपको पता है जब स्टोमेटा ओपन होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जब स्टोमेटा ओपन होता है CO2 लेने के लिए तो बदले में वो वाटर का लॉस कर देता है। ठीक है, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जैसे वो CO2 लेगा तो वाटर का लॉस होगा। अब ये वाटर का लॉस को फुलफिल कैसे होगा, तो बाय द जाइलम वेसल। जाइलम वेसल क्या करेगा, वाटर किसी तरह से मैनेज करेगा। इनफैक्ट इवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ ए लीफ क्रिएट्स ए सक्शन। अब ये जो वाटर का इवापोरेशन हो गया, जिसके कारण क्या होगा, लीफ में एक सक्शन क्रिएट होगा विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट्स। तो वो क्या करेगा, वाटर को पुल करेगा थ्रू द जाइलम्स रूट। कहाँ से, तो सॉइल से। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है थ्रू इवेपोरेशन, जिसको आप इवेपोरेशन भी कह सकते हो, तो यहाँ पे उन्होंने एक नाम दिया इसके लिए, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, कहाँ से हो रहा था, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे फोटोसिंथेसिस के दौरान कह सकते हो आप। Thus, transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to the leaves। तो इस तरीके से जब सक्शन क्रिएट होता है, लीफ ने सक्शन क्रिएट किया, तो जो आपका जाइलम सेल्स ऑफ रूट्स हैं, रूट्स में जो जाइलम सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी वो लोग ले लेते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, और इससे आपका टेम्परेचर रेगुलेशन भी मेंटेन रहता है प्लांट का, ट्री का। The effect of root pressure in transport of water is more important at night। अब ये रूट प्रेशर नाइट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द। तो दिन के टाइम में ही वाटर का मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है, रात में कम होता है, क्योंकि वो तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं रहा है, तो अब उसको स्टोमेटा ओपन ही नहीं करना है। जब स्टोमेटा ओपन ही नहीं करेगा तो वाटर का लॉस नहीं होगा, वाटर का लॉस नहीं होगा तो वाटर का मूवमेंट भी कम हो जाता है रात में। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। तो वाटर का तो हमने मूवमेंट देख लिया, मिनरल्स का देख लिया, जाइलम टिश्यू का क्या क्या फंक्शन है वो सब कुछ देख लिया, ट्रांसपिरेशन देख लिया। अब फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड बन रहा है उस फूड को लीफ से पूरे प्लांट्स में किस तरीके से पहुंचाया जाता है, क्या फंक्शन है, कैसे पहुंचेगा, देखते हैं जरा। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर हाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, particularly photosynthesis जो हो रहा है हमारा, are moved from leaves where they are formed to other parts of the plant. This transport of soluble products of photosynthesis is called translocation। तो जो movement of food है, या कह सकते हो जो movement of soluble products of photosynthesis है, उसको हम लोग कहेंगे translocation। ठीक है, and it occurs in the part of vascular tissue। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू के साथ मूव कराएगा। वो कौन सा टिश्यू है, वो फेलम है। फेलम का ही काम है कि उस सॉल्यूबल प्रोडक्ट को, यानी कि उस फूड को जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बना था, उसको पास कैसे करना है, उसको पहुंचाना कैसे है, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, तो वो किसका काम है, फेलम का काम है। बिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब फूड के अलावा द फेलम ट्रांसपोर्ट्स अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंस। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि फेलम सिर्फ फूड को ही नहीं, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को ही नहीं, अमीनो एसिड और अदर सब्सटेंस को भी पहुंचाता है। दिस सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स। तो स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स तक पहुंचता है। साथ में फ्रूट्स
तक और सीड्स तक पहुंचता है। एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स, जो भी नए नए जो आपके स्टेम बन रहे हैं, लीफ बन रहे हैं, उनको ये फूड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या दिया, द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब। ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, प्लेसिंग इन द सीव ट्यूब विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the translocation in the phloem is achieved by utilizing energy material like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP। अब जो सुक्रोज आपका मटेरियल है उसको फिल्म ट्रांसफर करेगा यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी से। एटीपी का हमने पहले भी देखा था, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का। दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर, इससे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है जिसके कारण वो मूवमेंट होता है फूड का ऑफ द टिश्यू, कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फिल्म टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। दिस अलाउज द फिल्म टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। तो यहाँ पे जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, जैसे वहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा था वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन रूट के अंदर कैसे मूव हो रहा है, वो है वहाँ पे हमने मूवमेंट वाटर का देखा था। यहाँ पे जो मूवमेंट होता है थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू हमारा मूवमेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसफर टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। जब बारिश के टाइम, स्प्रिंग के टाइम में क्या होता है कि ये जो फूड है वो हमें पहुंचाया जाता है नए नए स्टेम को जो नया ग्रो हो रहा है। ये फिल्म का सारा काम है, कैसे काम करता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दिया इन्होंने। अब नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, हमने कुछ वेस्ट मटेरियल देखा था रेस्पिरेशन में ये सब। अब नाइट्रोजनस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये जो बायोलॉजिकल वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर नाइट्रोजनस मटेरियल कह सकते हो, इसको हटाने का तरीका हमें एक्सक्रीशन में पढ़ना है। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज्ड वेरिड स्ट्रेटेजी टू डू दिस, जैसे मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रिमूव कर देते हैं वेस्ट मटेरियल को फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू परफॉर्म सेम फंक्शन। अब वही अलग अलग चीज़ों के लिए, अब जो मल्टी सेलुलर है उनके पास अलग अलग ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, तो कैसे काम करेगा, तो इन्होंने एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स सबसे पहले बताया। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज। बाजू में पिक्चर दिया आप देखते रहो, पेयर ऑफ किडनीज है, पेयर ऑफ यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने पहले बताया कि क्या क्या यूरिनरी ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। Kidneys are located in the abdomen on the one on either side of backbone। पीछे साइड में बैकबोन के साइड में होता है। Urine produced in the kidney pass through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra। तो यूरिनरी किडनी के बाद यूरेटर्स के थ्रू वो कहाँ चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, फिर वहाँ से बाहर निकल जाता है थ्रू यूरेथ्रा। हाउ इज द यूरिन प्रोड्यूस्ड। अभी डायरेक्ट कभी कभी यही क्वेश्चन आते हैं, इतना ही क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ दिया जाएगा, हाउ इज द यूरिन प्रोड्यूस्ड। तो क्या लिखना है, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड जस्ट एज CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर removed from the blood in the kidney. It is then no surprise that the basic filtration of unit in the kidneys like in the lungs is a cluster of very thin walled blood capillaries। ठीक है, तो cluster of thin walled blood capillaries रहते हैं। ठीक है, यहाँ से वो निकल फिल्ट्रेशन होगा, कहने का मतलब होता है। अब each capillary cluster in the kidney is associated with the cup shaped end
ऑफ ए कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड बोमैन्स कैप्सूल। ठीक है, आप पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है बोमैन्स कैप्सूल का। डेट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट को कलेक्ट करेगा। ईच किडनी हैज ए लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। तो ऐसे बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट रहते हैं जिनका इन्होंने नाम दिया है नेफ्रॉन्स, पैक्ड क्लोज टुगेदर। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट कौन कौन से होते हैं, जैसे सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड ए मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब। मतलब ये सब चीज़ें क्या होता है, जब ब्लड के थ्रू ये सब चीज़ें आती हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये जो अच्छी चीज़ें हैं वो वापस एब्जॉर्ब कर लेता है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको आगे जाने देता है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब, अब जो वाटर वो रीअब्जॉर्ब करेगा वो डिपेंड क्यों वाटर रीअब्जॉर्ब करेगा, उसको तो बाहर निकालना चाहिए था, तो वो क्यों रीअब्जॉर्ब कर रहा है, डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इन द बॉडी। आपकी बॉडी में अगर 100% से ज़्यादा वाटर है तो वो बाहर निकाल देगा, लेकिन अगर आप पानी कम पीते हो तो फिर उसी वाटर को बार बार रीयूज करेगा। इसलिए हमें हमेशा पानी ज़्यादा पीते रहना चाहिए। एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। The urine forming in each kidney eventually enters a long tube, the ureter, which connects to the kidney with a urinary bladder. Urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the organ to pass it out. ठीक है, through the urethra, तो urethra के थ्रू इस तरह से वो पास हो जाता है। द ब्लैडर कैसा है, मस्कुलर है, सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, ये नर्वस कंट्रोल में रहता है, अपने आप यूरिन बाहर नहीं निकल जाएगा, वो हमारे कंट्रोल में रहता है। एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर, एज ए रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ग टू यूरिनेट, तो हम इसको चाहे तो कंट्रोल भी कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। अब यहाँ पे एक आर्टिफिशियल किडनी के बारे में बताया कि क्या होता है। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ सर्वाइवल, सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शंस, इंजरी और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो ऑफ टू किडनीज reduce the activity of kidneys. This leads to accumulation of poisonous waste in the body which can even lead to death. तो अगर किडनी अच्छे से काम ना करे किसी भी कारण से तो क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, क्योंकि वो हमारे ब्लड में जो भी पॉइजनस मटेरियल है उसको वो बाहर नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि किडनी ही नहीं काम कर रहा है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज, तो इसलिए आर्टिफिशियल किडनी काम करता है। कैसे? An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste products from the blood through dialysis. तो dialysis के थ्रू आपने सुना भी होगा। Artificial kidney contain a number of tubes with a semi-permeable lining suspended in a tank filled with dialysing fluid. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा टैंक रहता है। This fluid has the same osmotic pressure as blood, सेम वैसे ही सब सिस्टम रहता है, osmotic pressure रहता है जैसे blood में, except that it is devoid of nitrogenous waste. The patient blood is passed through the tube. During this passage, the waste products from the blood pass into dialysing fluid by diffusion. तो इस तरह से by diffusion वो भी जो भी वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकल जाता है। The purified blood is pumped back into the patient. जो purified blood जो बच गया वो उसको वापस पेशेंट के ब्लड में डाल दिया जाता है। This is similar to the function of the kidney, but it is different since there is no reabsorption involved. यहाँ पे reabsorption involved नहीं है। Normally in a healthy adult, the initial filtrate in the kidneys is about 180 liter daily. तो जनरली हमारे बॉडी में 180 लीटर ब्लड, 180 लीटर कह सकते हो आप ब्लड का, उतना ब्लड है नहीं, उतनी बार जब ये उसको क्या करेगा, फिल्ट्रेट करेगा, तो कितना फिल्ट्रेट हो जाता है एक तरीके से 180 लीटर डेली। However, the volume actually excreted is only a liter or a 2 a day because the remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubules. वही उसने बताया है। इसके बाद क्या दिया है, लास्ट है आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, ठीक है, फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स। जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी, तो यहाँ पे पहला जो एक्सक्रीशन माना गया है प्लांट के लिए वो ऑक्सीजन भी माना गया है। तो ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि उसको चाहिए नहीं ऑक्सीजन, तो जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए वो हमारे लिए एक्सक्रीशन है। उसी तरह प्लांट को ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो ऑक्सीजन भी उसके लिए क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, जनरेटिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट डील विथ ऑक्सीजन एज वेल एज CO2, हमने देखा भी था। दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, जो ट्रांसपिरेशन के दौरान वाटर बाहर निकलता है इवापोरेट होकर, वो भी एक तरह से इनके लिए वेस्ट ही हो जाता है। फॉर अदर वेस्ट प्लांट्स यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, जो डेड सेल्स है वो बाद में निकल जाते हैं, वो भी उनका वही है, वेस्ट ही है।
एंड डेट दे कैन बी इवन लूज सम पार्ट्स सच एज लीफ, जो लीफ आपके ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, वो भी एक तरह का वही है। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द सेलुलर वैक्यूल्स, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सेलुलर वैक्यूल्स में जाके जमा होते रहते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स डेट फॉल ऑफ, तो इस तरह से वो सारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो लीफ के वैक्यूल्स में स्टोर्ड होते रहता है, और इस तरीके से जब वो फुल हो जाता है तो हमारा लीफ सूख जाता है, वो गिर जाता है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स, तो ये भी नाम याद रखना है, रेजिन्स एंड गम्स जो होते हैं प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट में ही आता है, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम में ये लोग प्रेजेंट होते हैं। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम, तो ये भी चीज़ भी ध्यान में रखना है कि प्लांट्स में के पास जो ये होता है, क्या कह सकते हैं आप, जो सॉइल होते हैं, सॉइल में भी वो लोग एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, वो चीज़ उन्होंने दिया हुआ है। तो यही था इस चैप्टर में। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो मुझे बताइए। चैप्टर अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से देखो, समझो उसको मैंने क्या बताया है। कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताओ, मैंने टेलीग्राम पे भी मैं आपके लिए चैनल बना के रखा हुआ है, आप वहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हो। उस चैनल पे आप कमेंट भी कर सकते हो, कोई भी आप डाउट हो तो कहीं भी मुझे जाके कमेंट करो, मुझे बताओ, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। चलो।